हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिफाइन करेंगे। हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। इम्पोर्टेंट टर्म्स इन magnetism. Number one is magnetic flux. Magnetic flux. Magnetic flux through a surface represent total number of magnetic field lines passing through that surface. Magnetic flux through a surface represent total number of magnetic field lines, total number of magnetic field lines passing through that surface, passing through that surface. For open surface, flux is integration B dot ds. For closed surface, phi equal to integral B dot ds over the closed surface. ये सर्कल इंटीग्रेशन सिंबल के ऊपर क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है. यूनिट ऑफ फाई इज वेबर. नेक्स्ट है नंबर 2, रिलेटिव परमिएबिलिटी. रिलेटिव परमिएबिलिटी. रिलेटिव परमिएबिलिटी को आप म्यू आर से लिखते हैं और ये होता है म्यू बाय म्यू नॉट. म्यू है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. तो म्यू आर क्या होगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. तो हम यहाँ डिफाइन करेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी. रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए medium is defined as ratio of permeability of medium, permeability of medium, ये म्यू है, टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि आपका म्यू नॉट होता है. तो म्यू और म्यू नॉट का जो रेशो है दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर. इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं B बाय बी नॉट. B है मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम. तो हम लिखेंगे इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, यहाँ सेकेंड डेफिनेशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इट इज ऑल्सो defined as
ratio of magnetic field produced by a source, magnetic field produced by a source in a medium to the magnetic field produced by same source in vacuum, to the magnetic field produced by same source in vacuum, ओके, और फ्री स्पेस। तो बी है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो बी इज मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम B naught is magnetic field in vacuum oblique free space। तो स्टूडेंट ये थी सेकंड टर्म रिलेटिव परमेबिलिटी। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नंबर 3 इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम कैपिटल H से लिखेंगे, कैपिटल H से। ये क्या है? वेल, मान लीजिए आपके पास यहां एक सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ एक मैग्नेट है, कोई सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कोई भी, और यहाँ पर क्या है? वैक्यूम है। तो r डिस्टेंस पर वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट H, और यहाँ पर हम कोई मीडियम ले लेते हैं जिसकी परमेबिलिटी म्यू है, तो इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू H। वैक्यूम और मीडियम दोनों में मैग्नेटिक फील्ड बाय सेम सोर्स एट सेम डिस्टेंस अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की परमेबिलिटी म्यू अलग अलग है। ओके, सोर्स सेम है। तो यहां जो ये H है टर्म, कॉमन टर्म H, ये रिप्रेजेंट करती है कैपेबिलिटी ऑफ सोर्स, मैग्नेटाइज करने की कैपेबिलिटी जो है सोर्स की। तो यानी ये जो टर्म है ये किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी है। क्योंकि जब हम नेक्स्ट टर्म डिफाइन करेंगे, यूजुअली बच्चे उसमें और इस टर्म में कंफ्यूज रहते हैं, दोनों का नोमेनक्लेचर सेम सा टाइप है, इसलिए तो आपको ध्यान रखना है ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये सोर्स की प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटाइज कर रहा है, यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द डिग्री टू विच it is the degree to which a magnetizing source can
मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस। तो यहां पर जो H है ये होगा B बाय म्यू और B नॉट बाय म्यू नॉट। आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। और यूनिट ऑफ H इज एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर। ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हमारी टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो उसके लिए मुझे बोर्ड को क्लीन करना होगा इधर से। नेक्स्ट हमारी टर्म है नंबर 4, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम I से लिखेंगे। तो बच्चे यूजली इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की, जो मैग्नेटाइज कर रहा है उसकी। ये प्रॉपर्टी किसकी है? जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी है। हमने पढ़ा था डाया, पैरा या फेरो को जब भी आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगी। पैरा और फेरो में इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड और डाया मैग्नेट में अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। It is defined as magnetic dipole moment produced per unit volume of the material on application of external magnetic field। On application of external magnetic field। स्टूडेंट, तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे। I इक्वल टू M बाय V। M क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड V है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। V is volume of material बट जो डायपोल मोमेंट है m, यू कैन राइट इट m इंटू 2l। ये स्मॉल m है पोल स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम को लिख सकते हो a इंटू 2l। 2l इज लेंथ ऑफ मटेरियल, a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल। तो ये वैल्यूज अगर मैं यहां रखूं m बाई v में तो m इंटू 2l बाई a इंटू 2l, 2l से 2l कैंसिल, तो इट इज m बाई a। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी डिफाइन कर सकते हो। तो हम यहां लिखेंगे सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इज ऑल्सो डिफाइंड एज
पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। आई की वैल्यू पैरा और फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होती है और डायमैग्नेट्स के लिए नेगेटिव होती है। आई इज पॉजिटिव फॉर पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक and negative for diamagnets। यूनिट ऑफ आई भी वही होगी जो एच की है, एम्पियर पर मीटर। यूनिट ऑफ आई इज एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट हम टर्म डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है ये जो टर्म आई है और एच है दोनों का रेशो। सो नेक्स्ट टर्म इज नंबर 5, मैग्नेटिक susceptibility zeta m। It is defined as ratio of intensity of magnetization and magnetizing force. It is defined as ratio of intensity of magnetization जिसको आपने I लिखा था and magnetizing force जिसको आपने H लिखा था। सो इसको हम जीटा m से लिखते हैं तो इट इज I डिवाइड बाय H। क्योंकि I और H दोनों की यूनिट सेम है, एम्पियर पर मीटर है, तो जीटा m की कोई भी यूनिट नहीं होगी। जीटा m हैज नो यूनिट। ये 5th टर्म थी। नेक्स्ट है नंबर 6, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी जिसको आपने म्यू आर लिखा था एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जीटा m। वेल, जब भी हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फील्ड एंड इंड्यूस्ड फील्ड। इंड्यूस्ड फील्ड कैसे? पैरा और फेरो में डाइपोल सेम डायरेक्शन में अलाइन होती है तो इंड्यूस्ड फील्ड सेम डायरेक्शन में, और डायमैग्नेट में अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो इंड्यूस्ड फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो व्हेनेवर ए मटेरियल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, whenever a material is placed in a magnetic field,
the net field inside the material, the net field inside the material is due to applied field and induced field. Induced field. Okay. So net field inside the material will be applied field B naught plus induced field Bi. Okay. So relative permeability mu r is B by B naught. So it is B naught plus Bi by B naught. तो 1 प्लस बी आई बाई बी नॉट, 1 प्लस बी आई होगा म्यू नॉट आई एंड बी नॉट होगा म्यू नॉट एच. बी आई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एच. ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसल, तो म्यू आर इज 1 प्लस आई बाई एच. 1 प्लस आई बाई एच को आप लिखते हो ससेप्टिबिलिटी जीटा एम के इक्वल. सो म्यू आर इज 1 प्लस जीटा एम. ये है रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी. तो इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. अब मैं बोर्ड को क्लीन करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं. स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म. क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म. क्यूरी लॉ क्या है? इट सेज फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. Sorry. According to this law, magnetic susceptibility of a paramagnetic substance is inversely proportional to temperature. Inversely proportional to temperature. So zeta m is inversely proportional to T और zeta m equal to C by T. C is Curie constant. C is Curie constant. As temperature of ferromagnetic substance increases, it becomes paramagnetic at a certain temperature called Curie temperature. अगर आप पैरामैग्नेट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो अगर आप एक फेरोमैग्नेट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा. उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर. तो हम यहां लिखेंगे एज टेम्परेचर ऑफ ए ferromagnetic
substance increases, it becomes paramagnetic at a certain temperature. It becomes paramagnetic at a certain temperature called Curie temperature. Curie temperature. After this temperature, susceptibility varies with temperature as zeta m equal to c by T minus Tc. Here Tc is Curie temperature and T is greater than Tc. Tc is Curie temperature. एक पैरामैग्नेट के लिए ग्राफ जीटा एम वर्सेस टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस तरह से होगा। ये होगा आपका पैरामैग्नेट के लिए ग्राफ। चलिए इसको थोड़ा और ठीक से बनाते हैं। स्टूडेंट, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं फिर से बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। Comparison of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम यहाँ डायमैग्नेटिक के बारे में लिखेंगे, फिर पैरामैग्नेटिक हम टेबल की फॉर्म में कंपैरिजन करेंगे और फिर यहाँ पर लास्ट में फेरोमैग्नेटिक। Number 1, diamagnetic, they are repelled by a magnet. They are repelled by a magnet. Paramagnetic, they are attracted by a magnet. They are attracted by a magnet. And ferromagnetic, they are strongly attracted by a magnet. They are strongly attracted by a magnet। ये था फर्स्ट कंपैरिजन। इस तरह अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इन्हें कंपेयर करेंगे।
सेकंड पॉइंट है when placed in external magnetic field they acquire magnetism opposite to applied field in the direction of applied field, ये भी in the direction of applied field. तो सेकंड है when placed in external magnetic field they acquire magnetism opposite to applied field, they acquire magnetism opposite to applied field. They acquire magnetism in the direction of applied field. They acquire magnetism in the direction of applied field. और ये भी दे एक्वायर मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, बट इसमें मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रोंग होगा, तो इसमें लिखोगे एक्वायर स्ट्रोंग मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ applied field. Applied field. Third point, magnetic susceptibility, it is less than 0, greater than -1. Here it is between 0 and 1 or somewhere in number close to 1, means a small number, but for ferromagnets is very large. Number 4, relative permeability mu r, it lies somewhere in this range. For them mu r is greater than 1, and for ferromagnets mu r is very large, of the order of 1000. Okay, magnetic susceptibility zeta m is independent of temperature. T is temperature, zeta m is inversely proportional to T, and for ferromagnet zeta m is inversely proportional to T minus Tc. नंबर 6, अगर आप एक डायामैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो फील्ड लाइंस विल अवॉइड इट, दे विल अवॉइड इट लाइक दिस. लेकिन अगर आप एक पैरामैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फील्ड लाइंस विल हैव मोर टेंडेंसी टू पास थ्रू इट. इट विल बी लाइक दिस. And if you put a ferromagnet, then you will see a very strong tendency for the magnetic field lines to pass through it. More number of field lines will pass through it. They will bend just like this. So field lines will have more tendency for paramagnet as compared to diamagnet,
and maximum tendency for ferromagnets. Number 7. Freely suspended diamagnetic rod align itself perpendicular to field. A. Freely suspended diamagnetic rod align itself perpendicular to the field. जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में वो रखी है उसके परपेंडिकुलर अलाइन करेगी। पैरा में अलोंग द फील्ड अलाइन करेगी। ए फ्रीली सस्पेंडेड पैरामैग्नेटिक rod align itself parallel to the magnetic field, parallel to the field. जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रखी है उसके पैरेलल अलाइन करेगी और फेरोमैग्नेट में भी सेम होगा। ए freely suspended ferromagnetic rod align itself parallel to the field. स्टूडेंट, ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। कई बार एग्जाम में आपको कुछ मटेरियल्स के नाम दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन से डायामैग्नेट है, कौन से पैरामैग्नेट, कोई फेरोमैग्नेट। यूजुअली 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ मटेरियल्स के नाम जो डायामैग्नेटिक, पैरा और फेरो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायमैग्नेट हैं कॉपर, बिस्मथ, सिलिकॉन, H2O, NaCl, N2 एट्सेट्रा। ये कुछ मटेरियल हैं जो कि डायमैग्नेट हैं। फेरोमैग्नेट हैं एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और O2, CuCl2 एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं डायमैग्नेट्स के। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेट आयरन, निकल, कोबाल्ट, आयरन, निकल, कोबाल्ट। एल्निको ये एलॉय होता है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का। आयरन ऑक्साइड में Fe2O3। ये कुछ मटेरियल हैं जो कि फेरोमैग्नेट होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था कंपैरिजन ऑफ डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेट्स, और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और ये हमारी क्लास भी एंड हो गई। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।